A very good morning to everyone. I'm Dr. Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College, उतई। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मैटर लेकर आई हूँ, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गोनाड्स। ये फर्स्ट पार्ट में मैं आपको टेस्टिस के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली हम प्रैक्टिकल की दृष्टि से जब पढ़ाई करें तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। मैं समय के साथ आपको हर स्लाइड के साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो ये टिप्स जिससे आपको सुविधाजनक लगे, मैं उसी प्रकार से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, ये एमएससी सेकेंड सेम का लैब कोर्स 2 का पार्ट है और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ना केवल इसका थ्योरी पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रैक्टिकल में भी आपको इतनी ही मदद इससे मिलने वाली है। व्हाट इज हिस्टोलॉजी, यहाँ से शुरू करते हैं हम, क्योंकि हमारे विद्यार्थी, खासकर अंडर ग्रेजुएट क्लास के विद्यार्थी, कई टर्म्स से नावाकिफ होते हैं। ये हिस्टोलॉजी लाइफ साइंसेस की या ज़ूलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ आप टिश्यूज़ या सेल्स का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप यू स्टडी द परमानेंट स्लाइड्स made by various methods, and you observe the cellular or tissue details of that particular organ. मैंने कहा कि हिस्टोलॉजी ज़ूलॉजी की या साइंस की वह ब्रांच है जिसमें टिश्यूज़ या सेल्स का अध्ययन किया जाता है। ये सेल्स परमानेंट स्लाइड्स होती हैं। परमानेंट माउंटिंग बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसे माइक्रोटोमी के द्वारा किया जाता है और स्टेनिंग के लिए डबल स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियर स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं और एक साइटोप्लाज्मिक स्टेन इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियर स्टेन इज हीमेटॉक्सिलिन, जिसके कारण द न्यूक्लियाई पोर्शन इज स्टेन्ड पर्पल और पर्पलिश ब्लू, and it is done by hematoxylin, whereas cytoplasm is stained with eosin and it gives orangish or pinkish color. यहाँ मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। हमारे बच्चे माइक्रोस्कोप में इसे देखकर अगर ऐसा कमेंट करते हैं कि ये पिंक कलर का दिखता है, ये नीले रंग की दिखती है, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि आपको मार्क्स हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स के ऊपर मिलने वाले हैं। और वैसे भी हम हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स पढ़ रहे हैं तो रंगों के बारे में हम बात ना करें। हमें पता है हीमेटॉक्सिलिन के कारण ब्लूइश कलर है और पर्पलिश कलर है और ईओसिन के कारण ऑरेंजिश कलर है। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। आज आपका ऑर्गन जो हम लोग ने सिलेक्ट किया है वो है टेस्टिस। अब हम सब जानते हैं कि टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो जाहिर है ये इसकी सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी में, मेल की बॉडी में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, इंट्रा एब्डोमिनल नहीं होता, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। विशेष कारण है इसका। क्यों? क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस आर डेस्टिन्ड टू मेक स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्म्स कैन नॉट सर्वाइव हाई टेम्परेचर। बॉडी के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहीट। तो ये टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, लेकिन शरीर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है। द मेल गेमीट मे नॉट सर्वाइव। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसीलिए नेचर नहीं बनाया है। नाउ व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल डिटेल? The testis is surrounded by 3 protective layers known as tuniculae. ट्यूनिकी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्यूनिकी शब्द प्लूरल है और यहाँ 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। अगर ये सिंगुलर होता तो हम कहते ट्यूनिका। Each testis contains about 250 compartments called testicular lobules. अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको इनके चित्र दिखेंगे और बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। Each of which contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. प्रत्येक 250 लोब्यूल
और प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 या 4 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे. These seminiferous tubules are actually units of functional units of testis. जैसे किडनी में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसी प्रकार टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. सेमिनी वर्ड आया है सीमेन से. सीमेन है वीर्य. तो वीर्य का निर्माण चूंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द्वारा हो रहा है, सीमेन का निर्माण हो रहा है, जिसे हिंदी में वीर्य कहते हैं. तो यहाँ यूनिट स्ट्रक्चर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और दोनों टेस्टिस में लगातार स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता रहता है, जिस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ये खास क्यों है टेस्टिस? बिकॉज इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जिससे स्पर्म्स निकलते हैं और थ्रू डक्ट्स it is carried outside, whereas endocrine part is interstitial cells or Leydig cells which produce hormone which directly pours into the blood. हम हार्मोन की परिभाषा जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की परिभाषा जानते हैं. ये डक्टलेस होती हैं और इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में गिरता है, इसलिए ये एंडोक्राइन पोर्शन होगा. Tubules are lined by a stratified epithelium that consists of the developing spermatozoa and supporting cells, Sertoli cells. अब histological detail देखिए आप tubules का. Stratified epithelium line these seminiferous tubules, और ये इसी के अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो रहा है और यहीं पर सपोर्टिंग सेल्स सर्टोली सेल्स भी होंगी. सर्टोली सेल्स का कार्य क्या है? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन्स को या स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रदान करना. दे नरिश द सेल्स. एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दे आर मेड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. ये शॉर्ट नोट्स में भी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद भी आसानी से रख लेंगे. Now formation of sperm is supported by Sertoli cells and Leydig cells. Sertoli cells nourishment देती हैं, Leydig cells से testosterone या androgens का secretion होता है. The tubules are surrounded by connective tissue. इस connective tissue को कहते हैं stroma cells. They contain Leydig or interstitial cells which secrete testosterone. So this part is stroma cells, where testosterone secreting cell, Leydig cells or interstitial cells are situated, is endocrine part. Exocrine part of testis हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये पार्ट कौन सा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है. और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर टेस्टिस में कम से कम 250 इनकम्प्लीट लोब्यूल्स आर प्रेजेंट. हर लोब्यूल के अंदर 1 से 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, जो कि कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होंगी. और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज 30 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ seminiferous tubules, the functional unit of testis. See the histological details. We have talked about the tuniculae. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर टेस्टिस टफ फाइब्रस लेयर से घिरा हुआ है, which is called as tunica. Outer layer is tunica vaginalis and the inner layer is tunica albuginea. The septa converge towards the midline of the posterior borderline, meeting along a thickening of the tunica albuginea called mediastinum tissue of testes. The spermatogenic cells constantly multiply and through several phases of spermatogenesis they differentiate into mature sperm. ये spermatogenesis की बात हो रही है and these sperms are nourished by the Sertoli cells. आप उतना याद कीजिए जितना आपसे याद हो रहा है. गलत लिखने से बेहतर है कम लिख. Leydig cells.
एंडोक्राइन पार्ट में है, स्ट्रोमा में एम्बेडेड हैं, धसी हुई हैं. दे आर टाइटली कनेक्टेड विद वन अनदर एंड आर प्लेस्ड बिटवीन अ लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, most immature spermatogenic cells and more mature that forms more mature form of the spermatogenic cells. यहाँ ये लीडिंग सेल्स एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं जिसमें इमेच्योर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और मैच्योर स्पर्म्स के बीच में एक बैरियर बन जाता है. जैसा हमने कहा कि सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देती हैं कहाँ से, नीचे बेसल पोर्शन से वो ऊपर की ओर उठती हैं, बेसल पोर्शन से ऊपर की ओर उठकर वो नरिशमेंट पहुंचाती हैं. नाउ कंपैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट टेस्टिस. हर वर्टिब्रेट क्लास में बेसिक ऑर्गन तो हमने देखा सब यही है. टेस्टिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होगा लेकिन अपने वातावरण के अनुसार जो डिफरेंसेस होंगे और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो डिफरेंस होंगे बस वही रहेगा. बाकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है. प्रत्येक में सर्टोली सेल्स भी होंगी, लीडिक सेल्स भी होंगी, जर्मिनल एपिथेलियम भी होगा. मैं अलग अलग क्रम में बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी कर लें हम, इनका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, उसी क्रम में है. ये आप सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखना. ये है टेस्ट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस ऑफ एम्फीबिया. एम्फीबियन टेस्टिस में आपको बिल्कुल वही लेयर्स मिल रही हैं जो हमने बात की देखी, ट्यूनिका, अल्बुजिनिया, इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स ऑफ लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स. ये देखिए सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है. याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे. सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं जहां स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, वो उन्हें नरिशमेंट प्रदान करने के लिए हैं, जबकि इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स बाहर की ओर हैं बंडल के. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लोब्यूल्स के अंदर जो बंडल है उसके बाहर की ओर हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन पोर्शन है. और जब डायरेक्टली इनमें से हार्मोन्स ब्लड में आएंगे तब कहीं जाके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रखिए. बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही हैं, हम जानते हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम से आस्तरित होगा. कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है जिसमें स्ट्रोमा सेल्स हैं और उस स्ट्रोमा सेल्स में ये धसी हुई दिख रही हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. प्रत्येक में यही स्ट्रक्चर होगा जैसे मैंने आपको बताया. कमेंट्स, एक बार आप कमेंट्स याद कर लीजिए. आपको चारों क्लासेस में सेम कमेंट्स लिखने हैं. ईच टेस्टिकल इज कवर्ड बाय टफ फाइब्रस लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका. outer layer tunica albuginea, inner layer outer layer vaginalis, inner layer tunica albuginea. Each testis is composed of exocrine part seminiferous tubule and endocrine part interstitial or Leydig cells. These tubules are lined by stratified epithelial cells that consist of the developing spermatozoa and supporting cells, Sertoli cells. मैंने आपसे कहा कि Sertoli cells इसके अंदर मिलेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जहाँ हैं वहाँ पर मिलेंगे टिब्यूल के अंदर, जबकि लीडिक सेल्स बाहर की ओर है. हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू में धसे हुए हैं. द बल्क ऑफ द ग्लैंड कंटेन्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स. स्पर्मेटोजेनेसिस मेन काम है तो जाहिर है बल्क पार्ट या बहुत ज़्यादा वाला हिस्सा किसका होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का होगा. और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज सपोर्टेड बाय सर्टोली सेल्स एंड लीडिक सेल्स. सर्टोली सेल्स कहाँ है, एक्सोक्राइन पार्ट में, और लीडिक सेल्स कहाँ है, एंडोक्राइन पार्ट में. द सर्टोली सेल्स नरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. ये रेप्टाइल का टेस्टिस है, थोड़े बहुत अंतर के साथ. स्ट्रक्चर तो वही है. ये देखिए, ये है बंडल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बंडल. हर किसी के अंदर ये लोब्यूल्स हैं, ठीक है. और यहाँ पर ये ल्यूमेन के अंदर आपको स्पर्मेटोजोआ बनते हुए दिखेंगे. और ये बाहर की ओर यहाँ पर स्ट्रोमा होगा जहाँ लीडिक सेल्स. कमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे. आप एक याद कीजिए, आपको सब में काम आएगा.
ये है बर्ड का टेस्टिस, बहुत क्लियरली हमें दिख रहे हैं, जर्म सेल्स दिख रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया दिख रही हैं, बेसल लेमिना दिख रही है, ये बनते हुए स्पर्मेटोजोआ दिख रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इंडिकेट करने की, पर पता नहीं वीडियो में आएगा कि नहीं, पर मैंने कोशिश की एक छोटी सी लाल कलर की एक लाइट मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है स्पर्मेटोजोआ। कनेक्टिव टिश्यू, कमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, एक बार याद कीजिए। ये है मेमेलियन टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन, बहुत बेहतरीन चित्र है। इसमें एक एक स्ट्रक्चर बहुत डिस्टिंक्टली दिख रही है। देखिए जर्मिनल एपिथेलियम, ये स्मूथ मसल की बनी हुई है ये सब, और लिडिक सेल स्ट्रोमा में आपको दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में दिख रहा है। ये इसको स्टेन किया गया है हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन से, डबल स्टेनिंग के द्वारा किया गया है। और आप देखिए स्पर्मेटोगोनिया, जर्मिनल एपिथेलियम मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया बना रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे हैं, यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और जिसके कारण स्पर्मेटिड्स बने हैं। ये लंबी प्रोसेस है, इसे हम यहाँ डिस्कस करने का ये वक्त भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कई प्रोसेस होती हैं, जैसे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन, उसके बाद स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म होना जिसे स्पर्मिएशन कहते हैं, इत्यादि। कमेंट्स बिल्कुल सेम। अब आपने देखा, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टिलिया हो, चाहे एवीज हो या मैमल्स हो, टेस्टिस की रचना, बेसिक रचना वही है, इसलिए कमेंट्स सेम। सो आई हैव ट्राइड टू गिव यू सम टिप्स अबाउट द प्रैक्टिकल। ये आपको थ्योरी में भी काम आएगा, क्योंकि थ्योरी में अक्सर पूछा जाता है ड्रॉ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, एम्फीबिया का पूछ लेते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपसे कुछ भी पूछा, कंपैरेटिव स्टडी में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टेक्स्ट पार्ट इज टेकन फ्रॉम दीज classic books of physiology, and figures I have taken from Wikipedia and Google search. इन बुक्स में हिस्टोलॉजी भी बहुत अच्छे से दी गई है। सो थैंक यू।